नॉन मेटल्स यानी अधातुओं को लेकर आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे अधातुओं से, नॉन मेटल से। सबसे पहला नॉन मेटल को लेकर बात करें, है ना। नॉन मेटल को लेकर बात करें तो नॉन मेटल को क्या क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे गुण होते हैं। डर लग रहा है? गुड नाइट स्वीट ड्रीम, डायरेक्ट ही जिंदगी से अलविदा ही जो बोल दो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन मेटल को लेकर, तो नॉन मेटल को हमारे पास रखा कहां कहां पर गया है, एक चीज देख लेंगे। देखिएगा, मेटल को आप ये पढ़ोगे कि पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 91 मेटल है, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? ठीक, तो अगर आपको नॉन मेटल को लेकर याद रखना हो तो नॉन मेटल को लेकर चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट कर रहा हूं कौन कौन सी नॉन मेटल है। सबसे पहली नॉन मेटल आती है हमारे पास, ये है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन जो है, ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है। ठीक, इसके अलावा ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। इसके अलावा सेलेनियम नॉन मेटल है। इसके अलावा फ्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये नॉन मेटल है। ठीक, इसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल है। कितनी हुई, एक बार काउंट करेंगे तो क्या क्या आएंगे हमारे पास? 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 3 नाइट्रोजन, 4 फास्फोरस, 5 ऑक्सीजन, 6 सल्फर, 7 सेलेनियम, 8 फ्लोरीन, 9 क्लोरीन, 10 ब्रोमीन, 11 आयोडीन, 12 हीलियम, 13 नियोन, 14 क्रिप्टॉन सॉरी आर्गन, 15 क्रिप्टॉन, 16 जीनोन और 17 रेडॉन। और हमारे पास कितनी नॉन मेटल है? 17 ही नॉन मेटल है। कभी कभी आपसे ग्रुप पूछ लेता है, कौन कौन से ग्रुप है। तो सबसे पहला ये तो ग्रुप 1 हो गया, है ना। ये कौन सा हो गया? ये तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 जिसमें हाइड्रोजन है। ये ग्रुप कौन सा है? 12 13 14, 14वां ग्रुप कौन सा है? उसमें कार्बन है। ग्रुप 15 में दो है हमारे पास, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस। उसके बाद ग्रुप 16 में हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। 17 में कौन कौन से हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और 18वें में कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर है यहां तक की चीजें? हाँ या ना, हाँ या ना, मुझे बताइए। हाँ या ना। धुंधला दिख रहा है, बचपन की गलतियां हैं क्या? आंखें कमजोर हो चुकी है? नहीं, धुंधला नहीं है। ये बहुत ज्यादा कलर है ना। देखिएगा, जिंदगी में जब आप बहुत ज्यादा कलर लेके आने की कोशिश करते हो तो आंखें धुंधली होती हैं, है ना। उसी का नतीजा है, ज्यादा कलर है तो इसलिए कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। किस पर फोकस करें? ठीक है, चलिएगा। ठीक है, चलिए। क्लियर है? हाँ, दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप नॉन मेटल को लेकर लिखेंगे। सबसे पहला नॉन मेटल जो है कितनी है? 17 है। आप लिखेंगे हमारे पास 17 वर्तमान में नॉन मेटल है। कितनी है? 17 नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, अच्छा 17 नॉन मेटल है, जिसमें से ग्रुप 1, इसके अलावा 14, 15, 16, 17 व 18 में नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्लियर है? नॉन मेटल है। ठीक, अच्छा आप एक बार इनके नाम लिखेंगे। अरे क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्लास एग्जिट कर दो। ठीक, क्लियर नहीं दिख रहा है ये। चलिए, ग्रुप 1, उसके बाद ग्रुप 13 सॉरी 14 से स्टार्ट होगा। 14, ग्रुप ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 यही तो है हमारे पास जिनमें नॉन मेटल है ना। और इनमें नॉन मेटल को लेकर बात करें, जैसे इसमें है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ग्रुप 1 में। उसके अलावा नेक्स्ट आता है कौन सा? वो है हमारे पास, इसमें कार्बन है ग्रुप 14 में। ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है, नाइट्रोजन व फास्फोरस है, फास्फोरस है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 16 में हमारे पास कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास कौन सी है? सल्फर, सल्फर, सल्फर और सेलेनियम, सेलेनियम। ग्रुप 17 में कौन कौन सी है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और आयोडीन, और आयोडीन। और ग्रुप 18 में कौन कौन सी है? हीलियम, हीलियम, नियोन, नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जीनोन और रेडॉन, और रेडॉन। ये हमारे पास क्या है? ये सभी की सभी हमारे पास नॉन मेटल होगी। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास क्या होगी? नॉन मेटल होगी। सबसे पहले नॉन मेटल्स को आप लिखेंगे, तब हम आगे क्यों बढ़ेंगे। ये 17 नॉन मेटल है। कभी भी आपसे पूछ लेता है, देखिएगा, जब ज्यादा होते हैं, जैसे 91 मेटल है, तो आपसे या तो कभी पूछेगा ही नहीं, पूछने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, इनमें से कौन सी मेटल है। अब आप एक चीज पहचान सकते हो, क्या तरीका क्या है? हमारे पास नॉन मेटल कम है, हम नॉन मेटल को याद कर लें, और मेटोलाइड इससे भी कम है, 7 है, हम मेटोलाइड को याद कर लें। तो कभी हमसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटोलाइड है, तो अगर आपको 17 नॉन मेटल पता है तो आराम से आप मेटोलाइड और क्या निकाल सकते हैं? मेटल निकाल सकते हैं। तो हमें दो चीजें पर फोकस करना है, एक तो हमें नॉन मेटल याद रखनी है और एक हमें मेटोलाइड याद रखनी है। अब इनमें से आपसे कुछ भी पूछे,
कुछ भी पूछे, कैसे? आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी मेटोलॉइड है, तो 7 मेटोलॉइड है, आप याद कर लोगे। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी नॉन मेटल है, तो 17 नॉन मेटल है, आसानी से बता पाओगे। अब इसके अलावा जितनी भी बची वो क्या है? मेटल है। सिंपल सी बात है, हटा दो, किस्सा खत्म हो गया। तो अब पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई ये पूछना चाहे कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है और कौन सी मेटोलॉइड है, बहुत आसानी से निकाल पाओगे। अगर सबको याद करोगे तो भैया मेंडलीफ भी दिक्कत में आ जाता है, ये तो बताने में एग्जाम टाइम में मेंडलीफ भी हार मान जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक की चीजों को note down करेंगे। मेंटल नहीं मेटल है, कह रहा मेंटल है। क्लियर है यहां तक? आगे की ओर बढ़े, देखिएगा। मैं यहां पर अगर आपसे ये कहना चाहूं कार्बन कैसी अवस्था में है, मैं आपसे ये पूछना चाहूं, इसे कॉपी कर लेता हूं। मुझे बताइए कार्बन की स्थिति कैसी, ठोस है, द्रव है या फिर गैस है? कार्बन, कार्बन ठोस है, द्रव है या फिर गैस है? मुझे बताएंगे, कार्बन को बताएंगे सबसे पहले। अच्छा, फिर मुझे बताएंगे ब्रोमीन कैसी अवस्था में है? ब्रोमीन कैसी अवस्था में है, ठोस, द्रव या गैस? अच्छा, मुझे बताएंगे हीलियम किस अवस्था में, या फिर हाइड्रोजन बता दो मुझे, हाइड्रोजन किस अवस्था में है? मैंने 3 आपसे चीजें पूछी, इनकी मुझे स्टेट बताएंगे। हाइड्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन की कौन कौन सी स्टेट है? हाइड्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन की कौन कौन सी स्टेट है? तब आप कहेंगे अगर हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, अगर हम बात करें हाइड्रोजन को लेकर, तो ये गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में, गैस अवस्था में है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। अगर कार्बन को लेकर बात करें, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है, ठीक अवस्था में है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ब्रोमीन को लेकर, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड अवस्था में है। क्लियर है यहां तक की चीजें? आपने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो आप एक चीज समझे, क्या समझे आप? ये समझे नॉन मेटल ठोस भी होती है, नॉन मेटल द्रव भी होती है, नॉन मेटल गैस भी होती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है नॉन मेटल किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है, ठोस द्रव दोनों में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं, है ना? या फिर ठोस में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो आप सिंपली याद रखेंगे, जैसे हम एग्जांपल उठा ले 17 में से, अगर हम एग्जांपल उठा के देख ले, मैं 3 फॉर्म निकालनी है। जैसे ब्रोमीन तो हो गया लिक्विड फॉर्म में, कार्बन ठोस फॉर्म में होता है ना? और बात करें हाइड्रोजन को लेकर, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप नोट बनाकर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? नॉन मेटल, नॉन मेटल ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में होते हैं, तीनों अवस्था में होते हैं, अवस्था में होते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यहां तक की चीजें क्लियर है? एक बार बताने जरा, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजों को नोट करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, मैं मेटल को लेकर आपसे पूछने लगूं, मेटल किस अवस्था में होती है? अच्छा, मुझे बताओ कोई भी एक एग्जांपल बता दो मेटल का जो ठोस है, कोई एक एग्जांपल बताओ जो द्रव है, और कोई भी एक एग्जांपल बता दो जो हमारे पास गैस फॉर्म में है। बताना जरा, आप निकाल पा रहे हो क्या? आप निकाल पा रहे हो? एक बार बताओ। आप कहेंगे अगर हम मेटल को लेकर बात करेंगे तो ठोस तो आप कुछ भी उठा लो, एटमस टन उठा लो, ठीक है, आप कुछ भी ठोस उठा लो जो आपका मन कर रहा है। लोहा उठा लो, वो ठोस हो गया, एक एग्जांपल मिल गया, हटाओ साइड करो। लिक्विड फॉर्म को लेकर बात करो, द्रवावस्था को लेकर, पारा, हटाओ साइड करो। गैस एक भी बता दो आप, जो कि मेटल हो और गैस हो, मेटल हो और गैस हो, कोई भी एक। आप कहेंगे ऐसी कोई मेटल ही नहीं है जो गैस फॉर्म में है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में तो है। तो यहां पर आप एक नोट बनाकर और लिख लेना, है ना? आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप लिखेंगे नोट बनाकर यहां पर एक चीज और लिख लेंगे, आप लिखेंगे मेटल, मेटल सॉलिड व लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। अगर हम किसको लेकर बात कर रहे हैं, सॉलिड को लेकर बात कर रहे हैं, इसको लेकर सॉलिड को लेकर बात कर रहे हैं तब, ठीक है। कोई आप बता ही नहीं सकते, कोई भी गैस अवस्था में है? अच्छा, खुद बताओ, कोई गैस अवस्था में पढ़ा अब तक कोई भी मेटल हमने? हाँ, तो आपकी कोई भी मेटल गैस अवस्था में नहीं है। तो 2 अवस्थाएं होती है मेटल की और 3 अवस्थाएं होती है नॉन मेटल की। यहां तक की चीजें क्लियर है? अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? केमिस्ट्री। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, प्रॉपर्टी आप यानी गुणों को लेकर बात करें, नॉन मेटल के गुण, नॉन मेटल, नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल को लेकर बात करें तो आप कुछ चीजों को समझेंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहने लगूं, सबसे पहला हमने गुण मेटल में क्या पढ़ा था? मेटल में सबसे पहला गुण क्या पढ़ा था? मेटल जो होती है ठोस होती है अधिकतर, है ना? ये तीनों फॉर्म में होती है, तो हमने ये तो कंपेयर कर लिया, ठीक है, ये कंपेयर कर लिया। अभी मेटल जो होती है उनमें सोनेरस यानी धन्यता का गुण होता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। अब इन कुछ प्रॉपर्टी को लिखेंगे, जैसे मैंने आपको लिखा है, जो लिखवाई थी उन्हें ही कंपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे आप लिखेंगे मेटल में, मेटल्स में चमक होती है, चमक होती है, जबकि जबकि नॉन मेटल में, जबकि नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। एक अपवाद और लिख लेना, लेकिन ग्रेफाइट में चमक होती है। अपवाद इसमें देखिएगा, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसमें अपवाद लिखना। अपवाद क्या होगा? अपवाद आप लिखेंगे
ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक होती है, जिसमें क्या है, जिसमें चमक होती है। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी पर आइएगा, क्या होती है सेकंड प्रॉपर्टी, वो मेरी है। सेकंड पर आएंगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लिखेंगे जो मेटल्स होती हैं उनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण होते हैं, जबकि नॉन मेटल में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीयता यानी चादरों में शीट में कन्वर्ट करना, तन्यता मतलब तार में वायर में कन्वर्ट करना, है ना। तो आप लिखेंगे मेटल्स में, है ना, मेटल में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता व तन्यता के गुण होते हैं, तन्यता के गुण होते हैं जबकि जबकि नॉन मेटल में, नॉन मेटल में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, ये गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट आप बनाकर क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, अगर मैं थर्ड पॉइंट को लेकर बात करूं, धातुओं में पीटने पर, है ना, धातुओं को पीटने पर उनमें से साउंड यानी ध्वनि आती है, धन्यता का गुण होता है, जबकि नॉन मेटल में धन्यता का गुण नहीं होता है। तो आप लिखेंगे मेटल्स में, है ना, मेटल में मेटल में धन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि जबकि नॉन मेटल में ये गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ये गुण नहीं पाया जाता। और बताओ और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप बताएंगे कौन सी हो सकती है। चौथा गुण कौन सा होगा जो आप नॉन मेटल में लिख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, तार हो गया, है ना, चमक हो गई, ठीक है, इसके अलावा तन्यता हो गई, ठीक है, सोनेरस ध्वनि वही है ना। अब बताओ इसमें और कौन सा गुण आप लिख सकते हो जो आपको पता है नॉन मेटल मेटल में कंपेयर का, नॉन मेटल मेटल में कंपेयर का कौन सा गुण आप बता सकते हो। एक होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, मेटल्स जो होती है, मेटल्स जो होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मैंने आपको बताया था किसी में मेटेलिक गुण उतना ही अच्छा होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उतनी ही उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती हुई जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो आप लिखेंगे मेटल में मेटल में मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जबकि जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर है, अच्छा, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो है, ठीक है ना, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलिएगा, आप लिखेंगे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, मैंने कल बताया था, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप लिखेंगे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अधातुओं के ऑक्साइड ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें। ठीक है, यहां तक कि ये सारे के सारे गुण हमने कंपेयर करके पढ़े मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, मैं अलग से लिखवा था तो मैंने आपको मेटल की जो प्रॉपर्टी थी उन्हीं को ऐड करके नॉन मेटल में बता दिया। जैसे आपने पढ़ा था, जैसे नॉन मेटल जो होती है हमारे पास, सबसे पहली चीज तो मेटल जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होती है, जबकि नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होती है। मेटल में चमक होती है, नॉन मेटल में चमक नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में चमक पाई जाती है। मेटल को लेकर बात करें, मेटल आघात वर्धनीय होती है, यानी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होती है उनको शीट और तार यानी उनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण नहीं होते हैं। बात करें मेटल को लेकर, धन्यता का गुण पाया जाता है, यानी उनसे साउंड आता है, जबकि नॉन मेटल से साउंड नहीं आता है। कोयले को आप पीटेंगे ठोस अवस्था में है, साउंड की जगह टूट जाएगा। इसके अलावा बात करें मेटल को लेकर, मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अगर बात करें धातुओं को लेकर, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के, जबकि अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है, अच्छा, एक गुण और है हमारे पास, छठा गुण। वो गुण क्या है, छठा 6 नंबर का गुण क्या है,
हाँ बहुत बढ़िया, ये बताया नमिता, बहुत अच्छा। मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ ये आया बात, आप लिखेंगे मेटल जो होती है, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, जबकि जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होती है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होती है। इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन सा है? वो अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट। हेडिंग अपवाद, हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें अपवाद, अपवाद क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का चालक है, ऊष्मा विद्युत का चालक है, का चालक है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? अब इसके आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है नॉन मेटल में। सर आपका शादी हो गया, आपका नहीं, पहले तो आपकी होती है, ठीक है, आगे क्यों बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक की चीजों को नोट करेंगे। फिर कहोगे थोड़ी बहुत देर बाद आपका बहू आ गया है, अबे जेंडर तो चेंज मत करो कम से कम, जेंडर चेंज हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी लिखेंगे तब आगे क्यों पढ़ेंगे। अब हम 17 की 17 नॉन मेटल को एक बार पढ़ेंगे, है ना, एक बार 17 की 17 नॉन मेटल को पढ़ेंगे, किस तरीके के इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर मेटल को पढ़ने लग जाते हैं ना 91 में, हो सकता है आपके बच्चे भी हो जाते, तब तक हमारे मेटल्स खत्म नहीं हो पाते, लेकिन नॉन मेटल जो है उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 17 नॉन मेटल है, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी इससे ज्यादा रहती है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। नोट डाउन करके बता दिया करो, नोट डाउन हो गया है। नेक्स्ट आगे क्यों, अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नॉन मेटल जिसका नाम है हाइड्रोजन। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नॉन मेटल से, हाइड्रोजन से। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेकर मैं बात करूं, 118 तत्वों में से सबसे सिंपल स्ट्रक्चर अगर किसी नॉन मेटल का है, या फिर सारे के सारे एलिमेंट में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। इसके अलावा हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील हमारे पास गैस है, इसके कारण इसका यूज हम किसमें करते हैं? रॉकेट के ईंधन के रूप में करते हैं, जो हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं ना, उसके ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा हल्की होती है, सबसे हल्की गैस है, हल्की होने के कारण हमारे वायुमंडल में रुक नहीं पाती है, ऊपर चली जाती है और ब्रह्मांड में चली जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज गुब्बारे भरने में नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता? अगर हम गुब्बारों में हाइड्रोजन को भर देंगे तो गुब्बारे जो है ज्वलनशील है, तुरंत फट जाएगा, है ना। तो कभी कभी आपसे पूछता है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वहां पर हमेशा हाइड्रोजन देगा, तो आप एक चीज याद रखेंगे, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, इसलिए वो गुब्बारों में नहीं भरी जा सकती, सिंपल है, यहां तक दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के और भी यूज है, जैसे हैबर विधि से NH3 बनाते हैं, तब भी हाइड्रोजन एक किसके रूप में यूज होता है ना, यूज होता है हाइड्रोजन। इसके अलावा हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण की क्रिया, और इसमें भी हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग यूज है, ठीक, चलिएगा। तो एक बार लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट बनाकर, फर्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे, आप लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, एक ज्वलनशील गैस है, गैस है, इसीलिए इसीलिए इसका यूज, इसका यूज रॉकेट ईंधन में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है, इसमें किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे हाइड्रोजन ज्वलनशील होने के कारण, हाइड्रोजन ज्वलनशील होने के कारण इसे गुब्बारों में नहीं भरा जा सकता है, गुब्बारों में नहीं भरा जाता है, भरा जाता है, ठीक है। आप लिखेंगे थर्ड, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण, सबसे हल्की गैस होने के कारण हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा लिखेंगे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ज्यादा पाई जाने वाली गैस गैस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है।
कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है ना। इसके अलावा लिखेंगे 5th नंबर पर पॉइंट बनाकर, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे सूर्य के सरफेस पर, सूर्य के सरफेस पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को लेकर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख लें, इस वाले पॉइंट को देखने एक बार, ये हाइड्रोजन को कहां पर रखा गया है? ये फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट ही ग्रुप है ना, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। क्लियर है? हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी जो है देखिएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो किससे मैच करती है पता है? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है, रखा तो इसे यहां पर गया है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैच की गई है किससे? सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है 17वें ग्रुप से, यानी हेलोजन से, है ना, हेलोजन से। क्लियर है? हेलोजन से मैच करती है, रखा यहां पर गया है, इसीलिए इसे बोला जाता है आवारा तत्व। आपसे पूछता है कौन सा तत्व आवारा तत्व है, तो आप कहेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन है। ठीक है, रखा गया है इसे फर्स्ट ग्रुप में, क्षारीय धातुओं में, और इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है किससे? हेलोजन से, इसीलिए इसे आवारा तत्व बोला जाता है। एक बार पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 बनाकर लिखेंगे आप। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप व फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, लेकिन इसके गुण हेलोजन से मैच करते हैं, हेलोजन से मिलते हैं, हेलोजन से मिलते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व बोला गया है। आवारा तत्व बोला गया है। क्या बोला गया? आवारा तत्व इसे बोला गया है। क्या है? आवर्त सारणी का एक आवारा तत्व। क्लियर है यहां तक की चीजें? ठीक, यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार बताएंगे, वरना तो नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे हाइड्रोजन में, है ना, हाइड्रोजन में। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे? हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है ना। हाइड्रोजन क्या? बहुत ज्यादा ज्वलनशील एक गैस है, और ज्वलनशील गैस होने के कारण इसका यूज किसमें करते हैं? रॉकेट के ईंधन के रूप में करते हैं ना। ज्वलनशील है तो जलेगी तो ईंधन में काम आएगी। ठीक है, ज्वलनशील है इसलिए हम इसे गुब्बारों में नहीं भर सकते, है ना, गुब्बारों में नहीं भर सकते। क्यों? गुब्बारे में आग लग जाएगी। सबसे ज्यादा हल्की गैस है, हल्की तो वायुमंडल में तो रुकेगी नहीं, तो पहुंचेगी कहां पर? ब्रह्मांड में पहुंचेगी। तो वायुमंडल में नहीं होती है तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होती है। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वो भी हाइड्रोजन है। अर्थ सरफेस, सॉरी, सन सरफेस पर सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में रखा गया है ना, लेकिन इसके गुण किससे मैच करते हैं? इसके गुण मैच करते हैं हेलोजन से, है ना, हेलोजन से मैच करते हैं, इसीलिए इसे बोला गया आवर्त सारणी का आवारा तत्व। क्या बोला गया? आवर्त सारणी का आवारा तत्व बोला गया है। क्या बोला गया? आवर्त सारणी का आवारा तत्व इसे बोला गया है, आवर्त सारणी का आवारा तत्व। आगे की ओर बढ़े, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की ओर आते हैं और इसी में और भी चीजों को समझते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन को लेकर बात करूं तो मेंडलीफ जो चाचा थे ना, मेंडलीफ, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किसी पर किया तो वो हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन को ही वो स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन को ही वो अपनी आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, तो एक चीज लिखेंगे, सब मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा रिसर्च हाइड्रोजन पे ही की, लेकिन वो हाइड्रोजन को अपनी आवर्त सारणी में एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पाई, फिक्स पोजीशन नहीं दे पाई। तो आपसे कभी कभी पूछता है मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा रिसर्च किस एलिमेंट पर की? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो थे, लेकिन अब हम हाइड्रोजन को पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो हम हाइड्रोजन को लेकर बात करेंगे। ठीक है ना। ठीक, तो आप लिखेंगे मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रिसर्च हाइड्रोजन पे किया, हाइड्रोजन पर किया, फिर भी वह फिर भी वे उसे अपनी आवर्त सारणी में उसे अपनी आवर्त सारणी में फिक्स स्थान नहीं दे पाई, नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आवारा है ना, इसकी प्रॉपर्टी नहीं मैच कर पा रही थी, इसे कहां रखा जाए? इसी के कारण तो उनकी आवर्त सारणी फेल भी हुई थी। उनकी आवर्त सारणी के दोषों में से एक दोस्तों में यही था कि हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं थी। क्यों फिक्स नहीं थी? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो हेलोजन से मैच कर रही थी। अब वो इस बात को समझ नहीं पाई, तो फिक्स पोजीशन नहीं दे पाई, रिसर्च बहुत ज्यादा किया। तो आपसे पूछता मेंडलीफ ने सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी एलिमेंट पर किया वो कौन सा था? वो था हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी फिक्स पोजीशन नहीं दे पाई। ठीक है, फिक्स पोजीशन नहीं दे पाई। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट किसको लेकर बात करें, आगे की ओर बढ़े और इसी में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर बात करें, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के यूज को लेकर, है ना, यूज कहां कहां पर इसके होते हैं ना, यूज कहां कहां पर होते हैं। सबसे पहला, रॉकेट ईंधन में इसका यूज होता है, रॉकेट ईंधन में,
ईंधन में इसका यूज होता है। सेकंड आप इसका यूज करेंगे कहां पर? सेकंड इसका यूज होता है हमारे पास कहां पर होता है बताओ, कहां पर होगा सेकंड यूज? वनस्पति, वनस्पति तेल से, तेल से वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, बनाने में इसका यूज होगा। इसके अलावा हैबर विधि से, हैबर विधि से, विधि से NH3 यानी अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में इसका यूज होता है, बनाने में इसका यूज होता है। और भी कई यूज है, मेनली ये यूज है, बाकी तो आप पहचान पाओगे। नेक्स्ट आगे की ओर बात करें तो 118 तत्वों में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो हाइड्रोजन है। आप देखिए 118 तत्वों में, तत्वों में सबसे सिंपल, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का है। इसका हाइड्रोजन का है। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता क्या है? 1H1, 1H1 ये हाइड्रोजन होता है। मुझे बताएंगे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? फटाफट मुझे सारे के सारे पॉइंट बताइए, कितने क्या है, कितने क्या क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है? चलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या है? देखिएगा अगर एटॉमिक मास को लेकर बात करूं ये भी वन है, एटॉमिक नंबर ये भी वन है। इस पर कोई चार्ज को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर चार्ज नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर नहीं दिख रहा, अगर इस पर चार्ज नहीं है तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी जो इसका परमाणु क्रमांक होगा, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन क्या होते हैं बताना एक बार। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार को घटाते हैं तब न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं, ठीक है? न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं। क्लियर है? पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक भी एक है, परमाणु भार भी एक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं पूरी आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, केवल एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, ठीक है? एकमात्र ऐसा एलिमेंट है। तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ये तो आप लिख लोगे, इसमें क्या क्या होता है नोट बनाकर एक बेहतरीन सा लिखेंगे। आप लिखेंगे पूरी आवर्त सारणी या फिर 118 तत्वों में से एकमात्र ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम होता है। आप लिखेंगे पूरी आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एकमात्र, एकमात्र ऐसा तत्व है, ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार, व परमाणु भार समान, और जिसमें न्यूट्रॉन 0 है, और जिसमें न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 0 है, एकमात्र ऐसा तत्व है। कई बार इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आप कहेंगे न्यूट्रॉन 0 एक ही कंडीशन में हो सकते हैं जब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम हो। क्यों? परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों का अंतर ही तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहां से 2 पॉइंट बने, अगर किसी का परमाणु क्रमांक परमाणु भार सेम है तो न्यूट्रॉन अपने आप 0 होंगे, और केवल एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसके पास परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम है। तो एकमात्र ऐसा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक परमाणु भार सेम है, साथ ही साथ न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, वो एकमात्र पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन है। इसीलिए सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसकी है? हाइड्रोजन की है। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसकी है? हाइड्रोजन की है। ठीक है, चलिएगा यहां तक की चीजों को लिखिएगा, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। अच्छा, ये परमाणु लिख गया, परमाणु क्रमांक लिख लेना, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार है दोनों, यहां पर भार लिख लेना, भार। चलिए यहां तक की चीजों को लिखेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक दिक्कत समस्या है तो एक बार बताओ, यहां तक दिक्कत समस्या है तो एक बार बताओ। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर समझते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, समस्थानिक। इसके 3 समस्थानिक हैं। कितने? 3 समस्थानिक। आप लिखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है?
एरोप्लेन के टायरों में जो एरोप्लेन के टायरों में अगर हाइड्रोजन गैस को भर दिया और जब एरोप्लेन उतरेगा तो घर्षण होगा तो हीट जनरेट होगी। अगर जरा सी हीट जनरेट होगी तो हाइड्रोजन आग लगा देगा। आप गलत बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का यूज एरोप्लेन के टायरों में कभी नहीं किया जा सकता। उसमें किया जाता है नाइट्रोजन का यूज। नाइट्रोजन कैसी होती है? ठंडी होती है। अब ठंडी होती है तो एरोप्लेन जब उतरेगा तो घर्षण होगा तो जो हीट जनरेट होगी उसे उल्टा ठंडा कर देगा। ठीक है, उल्टा उल्टा मत पढ़ा करो, सीधा सीधा पढ़ा। तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे क्या? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। लिखे? नोट नहीं हुआ? करो नोट, करो नोट। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से हैं? 1H1 सबसे पहला था प्रोटीन, ड्यूटीरियम, है ना? नहीं, क्या हुआ? क्या बताइए? नेक्स्ट आता है ट्राइटियम। सबसे पहला आता है प्रोटीनियम, ये होता है 1H1, ये होता है ड्यूटीरियम 1H2। ट्राइटिडियम जो होता है वो होता है 1H3, मतलब 1H3। ठीक है, 1H3 होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं किसको लेकर, इसमें मुझे बताएंगे प्रोटॉन कितने हैं, इसमें बताएंगे न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन बताएंगे, न्यूट्रॉन बताएंगे, है ना? इसका परमाणु क्रमांक Z बताएंगे और इसका परमाणु भार A बताएंगे। उसी तरीके से इसमें P बताएंगे, इसमें N बताएंगे, इसमें Z बताएंगे और इसमें A बताएंगे। कभी कभी पूछ लेता है ड्यूटीरियम जो उसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक परमाणु भार, प्रोटीरियम में कितने बड़े, ट्राइटिडियम में कितने होते हैं, ये पूछ लेता हूं। उसी तरीके से इसमें P यानी प्रोटॉन, N यानी न्यूट्रॉन, Z यानी परमाणु क्रमांक, A यानी परमाणु भार। इन चीजों का आंसर करिए, है ना? 1H1 1H2 1H3। अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन 0, परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, सबका देखिएगा प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, सबका परमाणु क्रमांक समान है तभी तो प्रोटॉन है, मतलब तभी तो हमारे पास आइसोटोप्स हैं। तो ये तो हर एक में 1 1 होना है, ये तो हर एक में 1 1 होना है, ये बात खत्म हुई। ये होता है ऊपर वाला परमाणु भार। तो परमाणु भार इसमें 2, इसमें 3, इसमें परमाणु भार 2, इसमें परमाणु भार 3, है ना? न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु भार परमाणु क्रमांकों का अंतर। तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो निकाल दोगे ना, ये तो बहुत सिंपल है ना? इसे भारी जल बोला जाता है। ठीक है, इसे भारी जल भी बोला जाता है, भारी जल भी बोला जाता है, भारी जल भी बोला जाता है इसको, ड्यूटेरियम को। और इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। आप इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। क्लियर है? आप लिखेंगे जो हमारे पास ट्राइटिडियम है, एकमात्र लिखेंगे यह एकमात्र रेडियो एक्टिव, यह एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, आइसोटोप है। किसका? हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। क्लियर है? एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, क्या है? एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। भारी जल बोला जाता है, नहीं भारी जल बनाने में, सॉरी, इसे भारी जल बनाने में यूज होता है, भारी जल बनाने में। इसका प्रयोग भारी जल बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, इसका यूज, है ना? भारी जल बनाने में। और ये जो भारी जल है ना, भारी जल, इसका यूज हम किसमें करते हैं? भारी जल का यूज करते हैं हम इस वाले का, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, है ना? भारी जल का, इस भारी जल का यूज करते हैं। इसका प्रयोग भारी जल बनाने में किया जाता है। भारी जल होता है D2, D2 होता है भारी जल। क्लियर है? ठीक, ये सभी के सभी आइसोटोप्स हैं। तो आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले आइसोटोप्स के नाम प्रोटीडियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटिडियम जो है, ये क्या है? आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। 1H1 1H2 1H3, इसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हो। केवल 2 चीजें याद करने की हैं सबसे इंपोर्टेंट। इसमें क्या है? सबसे पहली चीज है जो हमारे पास ड्यूटीरियम है, इसका यूज भारी जल बनाने में किया जाता है और इसी भारी जल का यूज नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, इसी भारी जल का यूज। और एकमात्र तीनों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो है हमारे पास ट्राइटिडियम। ठीक है, क्लियर है? तो आप इन सारी की सारी चीजों को याद रखेंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन एक खत्म हुआ आज, है ना? आज हाइड्रोजन खत्म हुआ। तो मुझे एक बार फटाफट से बता देंगे कि हाइड्रोजन को लेकर या फिर नॉन मेटल को लेकर अब तक कोई दिक्कत समस्या आपको आई हो तो मुझे बताओ। आज हमने जो जो पढ़ा उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने जो नॉन मेटल है उसको आवर्त सारणी में देखा, कहां कहां पर किस किस
वर्ग में हमें नॉन मेटल देखने को मिलती है। उसके बाद हमने इसकी कुछ फॉर्म्स को देखा, इसकी क्वालिटी को देखा और कंप्लीट हाइड्रोजन को लेकर एक डिटेल डिस्कस आज हमने किया। हाइड्रोजन को लेकर डिटेल डिस्कस रहा। अब हम कल आगे की जो नॉन मेटल है सभी को एक एक को उठाएंगे, यानी कल हम सबसे पहले कार्बन को उठाएंगे, फिर हम नाइट्रोजन को, फिर हम फास्फोरस को, ऐसे ही सारी के सारी नॉन मेटल को एक क्रम के रूप में पढ़ेंगे जो ज्यादा जरूरी है ना। ज्यादा जरूरी मतलब सभी जरूरी है, कुछ डिटेल में पढ़ना होगा, कुछ को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना। ठीक है, क्लियर है। भारी जल का फॉर्मूला जो D2O होता है। यहां तक बताएंगे किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या है, अगर समस्या है, ठीक है। आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया, मैंने एमएससी बायोलॉजी से किया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे और आगे का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं बेटा? समस्थानिक को पहले पिछली वाली क्लास पढ़ के आओ। समस्थानिक क्या होते हैं, कितना डिटेल में पढ़ाया था समस्थानिक। अब वो वाली बात, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं, पीडीएफ होती है भाई। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, एटॉमिक नंबर समान होते हैं, वो हमारे पास समस्थानिक होते हैं।